इंडेस 110 में जब आप फाइनल कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हो तो उसके अंदर आपको कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस मतलब कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी का भी फाइनल बैलेंस निकालना होता है फ्रॉम ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू। उसके अंदर आपको पूरी वर्किंग लगती है, वर्किंग के अंदर कौन से एडजस्टमेंट आ सकते हैं। मैंने सारे क्वेश्चंस को कंपाइल करके इकट्ठे एडजस्टमेंट्स एक जगह पर आपको लिख के दिए हैं। सबसे पहले पेरेंट कंपनी के एसएफएस के हिसाब से उसके खुद के रिजर्व्स, अगर रिटेन्ड अर्निंग अलग दिया है, अदर रिजर्व्स अलग दिया है, तो आपको कॉलम वाइज दिखाना पड़ेगा और टोटल का कॉलम। अब देखते हैं कौन कौन से एडजस्टमेंट। सबसे पहले तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इफ एनी इन द पेरेंट पीएनएल। पेरेंट के ही अर्निंग में अगर कोई कुछ गड़बड़ है, पेरेंट के प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ गड़बड़ है, तो उसके प्रॉफिट्स को हम रेक्टिफाई करेंगे अगर है तो। सब्सिडरी कंपनी ने जो भी प्रॉफिट लॉस अर्न किया ड्यूरिंग द ईयर पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में, चाहे ओसीआई के अंदर चाहे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, उसमें पेरेंट का शेयर आ गया। ठीक है। उसके अलावा सब्सिडरी कंपनी ने जो डिविडेंड पे किया पेरेंट कंपनी को, वो पेरेंट कंपनी ने ऑलरेडी अपने पीएनएल में ऐड कर दिया था और हमने उसको एओपी में भी ऐड बैक कर लिया था, डबल इफेक्ट आ गया, इसलिए हम उसको यहां से हटा रहे हैं। तो डिविडेंड जो भी पेरेंट कंपनी ने रिसीव किया सब्सिडरी से ड्यूरिंग द ईयर। उसके अलावा स्टेप एक्विजिशन वाले केस में जब पेरेंट कंपनी अपने प्रीवियस इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू करता है तो फेयर वैल्यू गेन लॉस को हम कंसीडर करेंगे यहां कंसोलिडेशन के अंदर। इसके अलावा डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन जहां पर पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को गुड्स बेचे तो पेरेंट ने प्रॉफिट कमाया होगा, तो वो प्रॉफिट का एलिमिनेशन, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का एलिमिनेशन। पर अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन में जहां सब्सिडी ने प्रॉफिट कमाया होगा और मान लीजिए सब्सिडी ने कोई पीपीई सेल किया होगा पेरेंट कंपनी को, तो पेरेंट कंपनी के पास वो पीपीई आई होगी हायर वैल्यू पर विद प्रॉफिट पर, और पेरेंट कंपनी ने उस पर डेप्रिसिएशन, हायर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया होगा, तो वो जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन पेरेंट ने ज्यादा चार्ज कर दिया उसको हटाना पड़ेगा, इसीलिए एड बैक, पेरेंट का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। गुडविल इंपेयरमेंट, गुडविल इंपेयरमेंट अगर होगा, सब्सिडी का जो गुडविल निकला उस गुडविल इंपेयरमेंट में पेरेंट का शेयर, अगर फुल गुडविल है तो पेरेंट का प्रोपोर्शनल शेयर, अगर पार्शियल गुडविल है तो पूरी पार्शियल गुडविल जितनी भी इंपेयर हो रही है वो पूरा पेरेंट बियर करेगा, माइनस करेंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड शेयर फ्रॉम सब्सिडी रिसीवेबल, अगर मान लो ईयर एंड पे सब्सिडी कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड की एंट्री पास कर रही है या फिर डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, और पेरेंट कंपनी ने भी प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है, तो पेरेंट कंपनी को भी प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड रिसीवेबल होगा, तो उसके लिए इनकम आ जाएगी और उसका दूसरा इफेक्ट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जाएगा, पर पेबल से वो कॉन्ट्रा सेट ऑफ हो जाएगा। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट, गेन लॉस ऑन सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द डिबेंचर्स ऑफ सब्सिडरी। पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी के डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, तो इन्वेस्टमेंट को डिबेंचर से सेट ऑफ करेंगे तो उसमें जो भी गेन लॉस आएगा उसका डिफरेंस यहां पर हम डालेंगे। इसके अलावा अगर चेंज इन परसेंटेज ऑफ होल्डिंग इन एनसीआई, मान लीजिए पेरेंट के पास पहले 90% था, अब पेरेंट ने 10% सेल कर दिया, 10% सेल कर दिया विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल, तो जो भी चेंजेस आए पेरेंट के परसेंटेज ऑफ होल्डिंग में जिससे एनसीआई बढ़ रहा है गिर रहा है तो उसमें अदर इक्विटी पर इंपैक्ट आएगा, वो डिफरेंस। और इसके अलावा पेरेंट ने अगर किसी सब्सिडरी को फाइनली सेल आउट कर दिया, लॉस ऑफ कंट्रोल हो गया, तो उसमें जो भी प्रॉफिट लॉस आता है वो हम पीएनएल में डालते हैं पेरेंट के, वो गेन लॉस। और अगर कोई दूसरा एडजस्टमेंट है, जो कि अभी तक तो ऐसा कुछ दूसरा एडजस्टमेंट आया नहीं, तो ये सारे एडजस्टमेंट्स एक जगह अब आपको मिल गए। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बहुत काम आएगा एग्जाम के टाइम में। ऑल